नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सबको। नमस्कार। दीपक जी अपना कैमरा नहीं खोलते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैमरा खोल के बोलो ना। गुड इवनिंग एवरीवन। शक्ल तो नजर आएगी ना, कैमरा खोलोगे तो पता चलेगा। सर कोरोना में शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ऐसा है? अभी देखने वाली हाल में नहीं। ऐसा है क्या? हेयर कट ऐसा है कि घर में ही लिया है, थोड़ा सा तो आई है ना सर। सबको। आप कैसे इधर साहब? ठीक है। हाउ आर यू? फाइन। आप कैसी हैं? ठीक है। बस बढ़िया, बहुत अच्छे। और प्रोफेसर साहब ठीक हैं? अरविंद जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑल फाइन। आज जूम ट्राई कर रहे हैं तो लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। दे हैव टू यूज अ न्यू आईडी, न्यू लिंक। द क्वालिटी इज रियली बेटर. Is it? At least for me, it's yeah, the audio visual is really nice. पर जूम Nicer. में बहुत टाइम इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब एग्जैक्टली एट टाइम दे स्टॉप इट। That is for our Deepak, for Deepak to decide. He must have made some arrangements. Then you have to rejoin if you really want it again. No, Deepak has paid the money. It is a paid connection. Yes, sir. Yes, it's paid connection. नमस्ते दीपक। Namaste. नमस्ते। हेलो अंकल, हेलो आंटी। नमस्ते। 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 आज लेट शुरू हुआ। नमस्ते। नमस्ते। जब आप आओगे तभी शुरू होगा। नहीं, वो सर मीटिंग अभी नहीं शुरू हुआ है, सो इट वाज नॉट टेकिंग मी इन। बहुत देर से ट्राई किया मैंने। ओना वाले से ज्वाइन। तो इसमें कितना टाइम का लिमिटेशन है दीपक? I don't think सर कोई टाइम का लिमिटेशन होगा। अच्छा। पार्टिसिपेंट्स का लिमिटेशन है 100। कितने? 100। 100 तो बहुत है। जो पुराना वाला था उसका भी ऑलमोस्ट सेम वही है ना कॉस्ट, तो मंथ वाइज। हाँ सेम ही है। बट वो ऑलमोस्ट। इंडियन है तो हम इंडियन यूज करते हैं ना, हम चीनियों को क्यों दे पैसा? नहीं, दिस इज नॉट चाइनीज एक्चुअली, दिस इज It is मिसनोमर। a Chinese developed, owned by a US now. 60% owned by Zoom is 60% ownership of American हो. But हम अगर avoid कर सकते हैं Chinese making money off us, so it will be better. मैंने दीपक जी को भेजे थे लिंक्स, वो जियो मीट और वो समथिंग रिलेटेड टू अपने जो हिंदुस्तानी वो है। जियो मीट तो अभी बहुत नेशनल स्टेट पे है, बहुत इन्फेंसी में है। और एक मिलन सेतु है। अच्छा, ये तो पता नहीं, बट जियो मीट तो अभी उतने लेवल का नहीं हुआ। So chalo, let's start with something that is beyond time and space. Let's do some Geographies. So sir, please inviting you for the preliminary homage. राजेंद्र जी हैं नहीं है? नहीं है सर अभी। अच्छा चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्ते अनीश जी। नमस्ते। नमस्ते अनीश जी। नमस्ते जी। नमस्ते। भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो साधकसंघो तमयं भगवन् सदम्मं ससङ्गम् इमे सहकारी
यथार्हङ्गारोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ते भगवा सुचिरपरिनिर्वृतो पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा निमेषकारे दुर्गतपनाकारभूते पटिगृह्णातु अम्हाकं विगरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि वाकातो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि भगवतो कुम्भभागनंता करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्टिलनेस फ्लोइंग की रीडिंग के साथ। दीपक स्टिलनेस फ्लोइंग पढ़ रहे हैं, अजान चाह की बायोग्राफी और उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारे सामने कर रहे हैं। सो ओवर टू यू दीपक। ठीक है, एंड मैं बाकी सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस कम आए। मेरी स्क्रीन दिख रही? हाँ, स्क्रीन दिख रही है दीपक। ओके, तो आज जो पर्टिकुलर सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन का नाम है जस्ट आज जो सेक्शन पर हम पढ़ रहे हैं उस सेक्शन का नाम है जॉय इन धम्मा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो अजान चाह हमें के मोनेस्ट्री के बारे में जो एक पर्टिकुलर दृष्टांत हमें पता चल रहा है, वो स्पेशली ये है कि जब मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स थे वो धीरे धीरे अपनी मेडिटेशन में प्रोग्रेस कर रहे होते थे, तो कई बार ऐसा भी होता था कि मॉन्क्स जो थे वो अलग अलग उनके जैसे किस तरह के अलग अलग मूड्स आ रहे हैं या अलग अलग उनका नेचर हो रहा है, तो उस तरह के इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो ये सेक्शन दीपक सॉरी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इंक्रीज योर वॉल्यूम? I think I'll speak a little louder. Hopefully that should be fine. हाँ. Okay. तो एक जो चीज इसमें और निकल के आ रही है, तो आई थिंक जो एक चीज जो मॉनेस्ट्री में होती है कि अगर जो मॉन्क्स हैं वो काफी साधना कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मॉन्क जो है वो
अपनी किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन को लेके या तो काफ़ी ऑब्सेसिव हो सकता है, और या तो अगर काफ़ी मेहनत कर रहा है तो कई बार थोड़ा कुछ डिप्रेशन का माहौल बन सकता है, या इन जनरल मॉनेस्ट्री में कई बार माहौल जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, इन द सेंस के सारे मॉन्क्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कड़ी साधना करेंगे। तो उन सब चीज़ों के बीच में जो अजान चाहते वो एक तरह से बाकी सारे मॉन्क्स के ऊपर अपनी एक बार नज़र रखते थे, और जब भी उनको लगता था कि अगर एटमॉस्फेयर जो था वो ज़्यादा इंटेंस हो गया था, एटमॉस्फेयर थोड़ा एक तरह का ड्राई हो गया था जिसमें ज़्यादा लोग काम या नॉर्मल फील नहीं कर रहे थे, तो शाम के समय जब उनकी कुटी के अंदर कुछ मॉन्क्स आ जाते तो वो एक तरह की इनफॉर्मल गैदरिंग होती थी। इनफॉर्मल इन द सेंस था कि उस समय ऐसा कुछ फिक्स प्रोग्राम नहीं होता था कि चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मॉन्क्स जनरली अपने कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंस बता सकते थे, या उनको जो दिक्कत हो रही है वो एक लाइट हार्टेड वे में बात कर सकते थे, और अजान चाह भी उनका उस एटमॉस्फेयर में वो बात करते थे। और कई बार वो जैसे उनके पास कहानियों का खजाना होता था, तो वो कुछ ऐसी कहानियां बताते थे जिससे कि थोड़ा मूड अपलिफ्टिंग हो जाता था। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो मॉनेस्ट्री का जो रेगुलर पैटर्न था कि सुबह मॉर्निंग 3 बजे अगर मेडिटेशन सेशन, मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होना है, तो नॉर्मल सेशंस में कुछ चेंज नहीं होता था। एंड अलग अलग तरीके से अजान चाह थे जो अपने जैसे थाई सोसाइटी के जो भी लोकल टेल्स होंगी उनको किस तरह से वो कई बार वो रिपर्पस करके उनको एज ए टीचिंग के लिए वो इस्तेमाल करते थे। एंड तो एक इसमें एक पर्टिकुलर जो चीज आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मॉन्क होते हैं वो कई बार जैसे थोड़ा जो हम ये कह रहे हैं कि मॉन्क हॉट विद नॉलेज, इसका एसेंशियल मतलब यह है कि जब आपने थोड़ी साधना करी और आपकी साधना एक तरह का फल लेके आ रही है, तो अभी भी आप अपनी साधना में पूरे डेवलप नहीं हुए हो, बट आपको कई बार उस साधना के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस हो जाता है, या आप उस साधना के अपने उस जो भी आपको इंसाइट्स हो रही हैं उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हो के आप बाकी मॉन्क्स को उनकी अपनी थोड़ी अपनी इंसाइट्स को शेयर करना चाहते हो, या कोई जैसे ले पर्सन आए तो उनको एक तरह का ज्ञान देने लगते हैं। तो उस सिचुएशन को जनरली अजान चाह काफ़ी खतरनाक तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी उस मॉन्क्स को सावधान करना चाहते थे कि अभी उनकी नॉलेज जो है वो पूरी डेवलप नहीं हुई है, और किस तरह से वो अपनी कच्ची पक्की नॉलेज से बाकियों को फालतू में ज्ञान ना बांट के बल्कि अपनी नॉलेज को आगे इंसाइट्स को और डेवलप करने की कोशिश करें। तो इसमें वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात करते हैं जिसके थ्रू वो एक हंसी मजाक के थ्रू वो एक पॉइंट कन्वे करना चाहते हैं। तो एक शायद गांव के किसी अगेन ये शायद कोई थाई समाज की कोई लोकल फोक टेल होगी कि कोई जैसे नया शादीशुदा कोई जोड़ा है और जो हस्बैंड है वो वाइफ की फैमिली के साथ रहता है। अब जो हस्बैंड है वो शायद अपनी इन लॉज की फैमिली को काफ़ी इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ जो है वो मछली पकड़ने जाता है। अब जो तालाब में है शायद वो 2 तरह की शायद मछलियाँ होती हैं, एक शायद कैटफिश होती है और एक कोई दूसरी मछली होती है जो कि ज़्यादा शायद टेस्टी नहीं होती। तो जब वो नदी किनारे मछली पकड़ने जाते हैं और जब शायद उनके जाल में मछली फंस जाती है, तो उस समय वो उनको पानी में कूद के शायद मछली निकाल के आनी होती है। तो उस समय एक्चुअली जो शायद उस समय की प्रथा होगी कि आप अपने कपड़े उतार के जब पानी में कूदेंगे और मछली को पकड़ के वापस आएंगे। तो
हुआ क्या कि जब वो जो दामाद था जो अपने इन लॉज के यहाँ रह रहा था और वो पानी में कूदा अपने कपड़े उतार के, और जब उसको पता चला कि उसको शायद एक डेलिकेसी मिली है, कैट फिश उसको मिली है, तो वो उसको पा के शायद वो बहुत खुश हो गया, और वो उसको जो भी अपना उसका मछली का कैच था उसको एक लेके वो भागता हुआ अपने घर की तरफ भागा। और घर में जब भागा तो शायद उसकी बालकनी में शायद उसकी वाइफ खड़ी थी, तो बहुत खुशी में आके वो अपना ही कैच, अपनी मछली का कैच दिखा रहा था और बता रहा था कि देखो आज मैं कितनी सुंदर मछली पकड़ के लाया हूँ। बट उस समय जब उसकी वाइफ ने उसको नोटिस करा, बोला कि किस तरह की मछली की तुम बात कर रहे हो, इस समय तुम कम्प्लीटली नेकेड हो, तो तुम क्या कर रहे हो, एकदम अटपटी सी बात है। तो इस पर्टिकुलर ये हंसी मजाक का एक जो कहानी सुनाई उसको इस तरह से अजान एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एक मॉन्क जिसकी नॉलेज अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, अगर वो अपनी लिमिटेड नॉलेज से ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा तो एक तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाएगा, जो उसके लिए भी अच्छी नहीं होगी और सामने वाले लोगों के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह का एक हंसी मजाक का माहौल के थ्रू वो संघा में एक तरह की एटमॉस्फेयर में लोगों को टीच भी करते थे। तो आगे का सेशन है गवर्नेंस ऑफ संघा। तो गवर्नेंस ऑफ संघा का जो मतलब है कि संघा में किस तरह के रूल, सबसे पहले जो संघा की बात हो रही है वो संघा की बात हो रही है एक मोनेस्ट्री के अंदर जो मॉन्क्स रह रहे हैं। तो मोनेस्ट्री के अंदर जो मॉन्क्स रह रहे हैं उनमें किस तरह का आपस में एक तरह का रूल्स है और किस तरह का अथॉरिटी से डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरह की अगर कुछ भी संघा में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या दो मॉन्क्स के बीच में शायद आपस में नहीं बन रही है, तो किस तरह से उस सिचुएशन से जूझा जाता है। तो एक चीज जो आई थिंक बुद्धा के टाइम से चली आ रही है कि संघा में जो सीनियरिटी है वो सिंपली इस बात से मानी जाती है कि किस मॉन्क ने कितने रेंज रिट्रीट अटेंड करे हैं। रेंज रिट्रीट जो वर्षावास है कि जिसने जितने सालों की वर्षावास करी है, जैसे कि शायद अब वर्षावास शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा थाईलैंड के अंदर। तो मानसून के 3 महीने का जो वर्षावास होता है, तो जो मॉन्क जितने वर्षावास करता है वो उतना ही सीनियर माना जाता है। एंड और दूसरी चीज ये भी है कि विनाया भी अपना एक तरह का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है कि किस तरीके से मॉन्क्स जो हैं वो आपस में कुछ भी तरह के मैटर्स हैं उनमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और अगर ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है या कुछ कंटेंशन है तो किस तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट और आता है कि थाईलैंड के अंदर जो है वो बुद्धिज्म का रिलीजन है, तो वहाँ का जो इन जनरल लोकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है कि एक मोनेस्ट्री का जो एबॉट है, जो मोनेस्ट्री का हेड है, जो एक पर्टिकुलर केस में हम अजान शाह की बात कर रहे हैं, तो मोनेस्ट्री के एबॉट के पास उस मोनेस्ट्री को लेके शायद काफी लीगल पावर आती है, और जो वहाँ की जो लोकल स्टेट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो भी इस बात को मानती है। तो एक तो पर्टिकुलर रोल इसमें हो गया कि बुद्धा की टीचिंग्स में किस तरह से बात करी गई है कि मॉन्क्स आपस में व्यवहार करेंगे, और एक वहाँ थाईलैंड का एटमॉस्फेयर है कि अबॉट के पास पावर है। और इसके बाद एक जो पर्टिकुलर बुद्धा की टीचिंग में और भी बात आती है कि जो मॉन्क्स हैं उनको जो अपने टीचर को एक तरह से फादर सन के रिलेशनशिप में देखना चाहिए कि जो मोनेस्ट्री का हेड है वो एक तरह से आपके लिए फादर फिगर है, और वो जो भी कर रहा है, जो भी आपको सलाह दे रहा है, वो एक तरह से फादर की तरह दे रहा है, आपके भले के लिए दे रहा है। एंड एक चीज जो और एज ए रूल जनरली मानी जाती है कि मोनेस्ट्री में जो भी लोग रहते हैं
वो अपनी मर्जी से मॉनेस्ट्री में रह रहे हैं, और अगर वो शायद मॉनेस्ट्री में नहीं रहना चाहते तो कभी भी मॉनेस्ट्री छोड़ के वो जा सकते हैं। तो इन सब सिनारियोज, इन सब सिचुएशंस को लेके अब कुछ आगे के एग्जांपल आते हैं कि अजान चाह किस तरीके से मॉनेस्ट्री को चलाते थे, किस तरीके से कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेते थे। तो एक जो पर्टिकुलर वर्ड यूज करा गया है अजान जयसारो की तरफ से, जिन्होंने ये बुक को लिखा है अजान चाह के लिए, वो है बेनेवोलेंट डिक्टेटर टेम्पलेट। इसका असली मतलब शायद वो ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो अजान चाह दिल से सबका भला करना चाहते थे, बट जिस तरीके से वो मॉनेस्ट्री को रूल करते थे वो एक तरह का डिक्टेटरशिप का मॉडल भी था, कि वो खुद इतने पावरफुल थे कि उनकी बात सब मानते थे। और नेचुरली अजान चाह का बचपन से भी यही स्वभाव रहा है। हमने अगर शुरू के चैप्टर में अगर देखेंगे तो बचपन में जब वो छोटे होते थे तो अपने दोस्तों की टोली में भी वो एक तरह के लीडर की तरह आते थे। तो एज ए लीडर वो अपने आप ही एक नॉर्मल उनकी पर्सनैलिटी आती है, और उस पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो अपने आप ही लोग उनको एज ए लीडर देख लेते हैं। एंड जो सेकंड चीज वो है कि ऐसा है कि अगर वो अजान चाह वो लीडर हैं, बट वो मॉनेस्ट्री के अंदर हमेशा दूसरों को अपने ओपिनियन, अपनी बात रखने का मौका देते थे, सही समय पे सही जगह पे मौका देते थे। और कई बार ये भी होता है कि शायद अगर उन जो वो सोच रहे हैं अगर उसमें वो कई छोटी सी इम्प्रूवमेंट की आइडिया है, तो वो ऐसे डिस्कशन करके वो बाकी मॉन्क से वो आइडिया भी गैदर कर पाते थे और एक तरह का सही डिसीजन ले पाते थे। एंड जो अगेन जो दूसरी चीज वो कही गई है कि एक नेचुरली वो उनमें जो अथॉरिटी थी कि वो उस अथॉरिटी को एक नेचुरल अथॉरिटी थी जिसके थ्रू वो डिसीजन मेकिंग कर लेते थे। एंड और बट वो फ्लेक्सिबल भी थे लोगों के आर्गुमेंट सुनने में, और एक तरह सा बाकी जो मॉन्क्स थे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता था कि उनको अपनी बात रखने का मौका मिला है। एंड जब कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिसीजन होता था तो बुद्धा की टीचिंग में भी शायद ये आता है कि संघ की मीटिंग बुलाई जाती है, और संघ की मीटिंग में सारे मॉन्क्स आते हैं और सब मॉन्क्स अपनी बात रख सकते हैं। तो इस यही माहौल अजान चाह के मॉनेस्ट्री में आज भी चलता है कि संघ की मीटिंग में सारे कुछ कम्युनिटी रिलेटेड इशू है तो उसको लेके वो डिसीजन मेकिंग हो जाता है। अब वो जो डिस्कशन का टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक मॉन्क है मॉनेस्ट्री से आया जो उनके ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करती है, तो क्या उसको पतिमोखा की रेसिटेशन जो कि हर बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है उसमें वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। तो एक तरह की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वो डिसीजन होता है। अब एक पर्टिकुलर और इंसिडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो हो रही है कि एक बार एक ले बंदा आया उनकी मॉनेस्ट्री में, और शायद वो अजान चाह का काफी बड़ा मॉनेस्ट्री का काफी बड़ा सपोर्टर होगा या शायद रिच होगा, तो उसने मॉनेस्ट्री को एक व्हीकल, एक कार गिफ्ट करने का ऑफर रखा। नाउ इस एग्जाम्पल को लेके एक तरह की डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उस डिसीजन मेकिंग को अजान चाह ने यूज किया। आगे अपनी टीचिंग में वो बात आई है कि जब संघ की मीटिंग बैठी तो जब बाकी मॉन्क से पूछा गया तो प्राय सारे मॉन्क्स का यही ओपिनियन निकल के आ रहा था कि अगर मॉनेस्ट्री में एक गाड़ी होगी तो अजान चाह को एक मॉनेस्ट्री में जाने में काफी आसानी होगी, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है तो कोई मॉन्क अगर बीमार हो जाता है तो उसको आसानी से आप हॉस्पिटल ले जाओगे। तो इन जनरल जो माहौल बन रहा था वो था कि गाड़ी रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसके बाद जब डिसीजन लेने की बारी आई तो अजान चाह ने जो अपना ओपिनियन दिया वो एकदम इससे अलग था, और काफी मॉन्क्स को इस पे सोचने के लिए प्रेरित किया।
तो जो अजान शाह ने जो बातें बोली वो ये थी कि जो भिक्षु का जीवन है वो जीवन हमेशा ये होता है कि यू शुड बी कंटेंट विद फ्यू विशेस। जो आपके पास आपकी इच्छाएं आपकी इच्छाओं पे आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। तो अगर आप हर रोज माउंट में गांव के अंदर अगर आप भिक्षा लेने जाते हैं, आर्म्स लेने जाते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है और गांव के बाकी लोग जो हैं अगर वो वेल टू डू नहीं है, तो किस तरह का आप एक तरह का एटमॉस्फेयर प्रोजेक्ट कर रहे हो गांव के ऊपर के मॉनेस्ट्री रिच है और मॉनेस्ट्री के जो मॉन्क्स हैं दो वो रिच हैं बट वो खाने के लिए गांव पे डिपेंडेंट है। तो ये एक सही एग्जांपल नहीं बैठता है। और जो दूसरा एग्जांपल जो क्लियर एग्जांपल आई थिंक सबसे तो एकदम निशान बात करी कि क्या अगर बुद्धा के टाइम पे अगर बुद्धा को किसी ने कोई गाड़ी या उस समय का कोई मान लीजिए कि घोड़ा गाड़ी ऑफर करी होती, क्या बुद्धा उसको एक्सेप्ट कर लेते? क्या बुद्धा के जीवनी में क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि बुद्धा ने कुछ ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट किया है? तो हम देखेंगे कि ऐसा जब कोई बुद्धा के जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो क्यों जो मॉनेस्ट्री है वो उनके मॉन्क्स जो हैं वो जब बुद्धा की बनाई हुई टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा करें जो कि उससे अलग है। और इसका एक और पर्टिकुलर एग्जांपल वो टुडोंग का दे रहे थे। तो टुडोंग जो पर्टिकुलरली एक वर्ड है उसको मैंने ये ग्रीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो कई बार मॉन्क्स जो जैसे 5 साल मॉनेस्ट्री में रह लेते हैं तो वो टुडोंग पे जा सकते हैं। टुडोंग में बेसिकली वो नंगे पांव शहर से दूर गांवों और जंगलों की तरफ पैदल चलते हैं और जनरली प्राय सोच लेते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वो अपने साथ बस अपना मॉस्किटो नेट लेके चलते हैं, एक छतरी लेके चलते हैं, एक भिक्षा का शायद बाउल लेके चलते हैं और शायद एक जोड़ी कपड़े लेके चलते हैं और कुछ नहीं होता है। और ये टुडोंग जो होता है एक तरह के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है मॉन्क का कि क्या कठिनाइयों के अंदर वो अपने आप को वो कैसा बिहेव कर पा रहे हैं। तो वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर टुडोंग में अगर एक मॉन्क को पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर वो गाड़ी का इस्तेमाल कर लेगा तो उस टुडोंग का रियली में मतलब क्या हो गया। तो इन सब से आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ रही है कि पीछे बढ़ रही है। तो अंत में वो जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस छोटा सा इंस्टेंस चालू हुआ था कि किसने गाड़ी ऑफर करी, उस इंस्टेंस को यूज करके मॉन्क्स को एक तरह की टीचिंग दी कि सदा किस तरीके से डे टू डे में इन चीज़ों से सीख पाए और आगे बढ़ पाए। और एक और इंस्टेंस आता है कि एक टाइम ऐसा आया कि मॉनेस्ट्री के अंदर चोरी हो गई। अब चोरी हो गई और कोई भी मॉन्क आके नहीं कह रहा था कि उससे ये गलती हुई है। तो लुआंगपोर ने पता लगाने के लिए कि किसने चोरी करी है एक सारे मॉन्क्स को बुला के ये कहा कि अब मैं ये करूँगा कि हर मॉन्क को एक एक करके बुलाऊंगा अपने पास और उसको बोलूँगा कि उनके सामने वो एक कसम खाए कि उसने चोरी नहीं की है और अगर उसने चोरी की है तो उसकी 7 पुश्तें जो हैं वो उसकी जो फैमिली है जिसको वो छोड़ के आया है, मॉन्क्स की अभी भी जैसे अटेंड नहीं होते तो थोड़ी बहुत अटैचमेंट होती है। तो आपकी जो फैमिली है उनको 7 जनरेशन तक दुख भोगना पड़ेगा। तो एक तरह का उन्होंने पहले तो सारी कम्युनिटी को ये बोल दिया कि हर एक मॉन्क को आके ये कसम खानी पड़ेगी उसके आगे उनके सामने। और फिर उन्होंने बोला कि ये पूरा चालू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर कोई गिल्टी अपने आप ही आके वो चोरी की वस्तु वापस कर दे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने ये करा कि हर मॉन्क को बोला कि वो अपनी कुटिया से एक पोटली लेके आएगा और उसको धम्मा हॉल में जाके अंधेरे में जाके रख देगा और ताकि एक तरह का मोह ले रहे कि किसकी पोटली में से चोरी का सामान निकला वो कोई पिन पॉइंट ना कर पाए। और जब बाद में जब सारी पोटलीज खोली गई तो उनमें से बीच में से एक पर्टिकुलर पोटली में से वो चोरी का सामान भी मिल गया।
तो इस तरीके से वो मॉन्ग को ट्रेनिंग देते थे या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे। और एक तरह का इंसिडेंस ये हुआ कि एक बार शायद मोनास्ट्री में एक मॉन्ग जो था वो शायद चाकू लेके, उसके हाथ में चाकू था, वो दूसरे मॉन्ग के पीछे भाग रहा था, शायद किसी बात से नाराज था। तो शाम के समय जब उन्होंने उसको अपनी कुटी में बुलाया तो उनकी पर्सनैलिटी के सामने जो मॉन्ग था वो उसकी गलती एकदम बाहर आ गई और उसने अपने आप ही वो चाकू उनके सामने रख दिया और अपनी गलती शायद कबूल कर ली। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस और आता है कि शायद दो नए नए मॉन्क्स थे जो अभी नौवीं से थे, जो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, शायद वो किसी पर्टिकुलर बात पे एक दूसरे से लड़ रहे थे और शायद उनके पास टॉर्च होगी तो एक तो रात के समय टॉर्च की लाइट मार के शायद कुछ बोल रहे थे। जब अजान शाह के सामने ये इंसिडेंस आया तो उन्होंने उन बाकी को बुलाया और बोला कि उनकी 25 साल की उनकी मॉन्क की ट्रेनिंग में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है कि किसी मॉन्क ने इस तरह का बिहेव करा हो। और वो इस इंसिडेंट से एकदम नाराज थे कि दिस नॉट द एग्जांपल जो हम अपनी मोनास्ट्री में सेट करना चाहते हैं। और ये जो दो पर्टिकुलर मॉन्क्स हैं, अब ये संघ का पार्ट नहीं हो सकता, ये मोनास्ट्री में नहीं रह सकते, इनको मोनास्ट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। कई बार ऐसे उन्होंने कठिन डिसीजन भी लिए हैं। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल और भी आता है कि शायद एक समय और भी आया कि दो पर्टिकुलर यंग मॉन्क्स के बीच में शायद कुछ लड़ाई का शायद माहौल हो गया। तो उस समय भी अजान शाह ने कठोरता से यही बोला कि गेट आउट, यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, अपने नॉर्मल कपड़े ढूंढो, पैंट शर्ट कुर्ता ढूंढो, ट्राउजर्स ढूंढो। और इस तरीके से उन्होंने मोनास्ट्री के मैटर्स को कंट्रोल करा और इक्का दुक्का इंस्टेंस को छोड़ के ऐसा दोबारा मोनास्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो अपना सेशन हम यही करते हैं और अगली बार हम ये डेलीगेशन से करेंगे। थैंक्स दीपक। अजान शाह के बारे में जितना पढ़ते हैं उतना ही अमेज्ड होते हैं, उनके कैरेक्टर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, उनके बारे में जान के, और ये जान के कि एक अरहंत किस प्रकार के हो सकते हैं एज अ लीडर ऑफ अ संघ ऑल्सो। सो आज का जो सेशन है उसमें प्राइमरीली